लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में गूगल की बढ़ती ताकत और उस पर अदालत के हालिया फैसले की चर्चा की गई है। लेख का सीधा सवाल यही है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी सर्च कंपनी को इतनी आजादी देना सुरक्षित है, खासकर तब जब राजनीति और सत्ता का दबाव लगातार बढ़ रहा हो। लेख बताता है कि अमेरिका की अदालत ने गूगल को अवैध एकाधिकार रखने का दोषी तो पाया था, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सख्त सजा नहीं दी। गूगल को बस इतना कहा गया कि वो सीमित डेटा अपने प्रतिद्वंदियों से साझा करे। विशेषज्ञों का मानना है, इस तरह का डेटा शेयरिंग इतना सीमित और कमजोर है कि इससे कोई नया मजबूत सर्च इंजन बन पाना लगभग नामुमकिन है। यानी गूगल का दबदबा जस का तस रहेगा। लेकिन इस खतरे को राजनीति से जोड़कर भी देखता है। अमेरिकी प्रशासन पर आरोप है कि वो मीडिया और भाषण की आजादी को दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे माहौल में अगर गूगल जैसा एकमात्र जानकारी का दरवाजा सत्ता के दबाव में आ जाए, तो सरकार आसानी से सर्च रिजल्ट को अपने हिसाब से बदलवा सकती है। मिसाल दी गई है कि गूगल पहले ही कई देशों में सरकार के दबाव पर कंटेंट ब्लॉक करता रहा है। अंत में लेख कहता है कि हमें अलग अलग तरह के सर्च इंजन चाहिए, कोई जो शॉपिंग पर केंद्रित हो, कोई जो शोध पत्रों को प्राथमिकता दे, या कोई जो चुने हुए न्यूज सोर्स से सर्च करने की सुविधा दे। लेकिन मौजूदा हालात में ये सब संभव नहीं लगता। गूगल की पकड़ बनी रहेगी और इससे लोकतांत्रिक समाज में जानकारी की विविधता और स्वतंत्रता दोनों पर खतरा मंडराता रहेगा। लेख का संदेश साफ है, अगर गूगल की पकड़ तोड़नी है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति और कानूनी सख्ती जरूरी है, वरना हम सब एक ही कंपनी के बनाए हुए सूचना के नक्शे पर निर्भर रहेंगे। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में अमेरिका की राजनीति और वैश्विक दवाइयों के कारोबार पर बड़ा असर डालने वाले फैसले की चर्चा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से अमेरिका में आने वाली ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाइयों पर 100% टैक्स लगाया जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो जो दवा बाहर से अमेरिका आती है, उसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी। हाँ, अगर कोई कंपनी अमेरिका में अपनी फैक्ट्री बना रही है तो उसे छूट मिलेगी। यानी ये फैसला सिर्फ कारोबार की बात नहीं है, बल्कि कंपनियों पर दबाव डालने की एक रणनीति है कि वो उत्पादन अमेरिका में करें। लेख बताता है कि अमेरिका दवाइयों के लिए भारत, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों पर काफी हद तक निर्भर है। 2023 में अमेरिका ने 158 अरब डॉलर की दवाइयां बाहर से मंगवाई थी। इसमें भारत का हिस्सा भी अहम है। हालांकि भारत ज्यादातर जेनेरिक दवाइयां बनाता है जो इस फैसले से सीधा प्रभावित नहीं होंगी, फिर भी शेयर बाजार में इसका असर दिखा। एशिया और यूरोप की बड़ी फार्मा कंपनियों के शेयर गिरे और भारत के दवा शेयर भी 2% तक नीचे आ गए। अल जजीरा लिखता है कि भारतीय कंपनियां शायद इस फैसले से उतना प्रभावित ना हो, क्योंकि वो पहले से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग यूनिट चला रही हैं। लेकिन यूरोप की कंपनियों पर दबाव जरूर बढ़ेगा। वहीं अमेरिकी फार्मा लॉबी ने चेतावनी दी है कि अगर दवाओं पर टैक्स लगा तो रिसर्च और नई दवाओं में निवेश घट सकता है। अब तक दवाओं को टैक्स से इसलिए बचाया जाता था ताकि कीमतें ना बढ़ें और कमी ना हो। कुल मिलाकर ये कदम ट्रंप की उस नीति का हिस्सा है जिसमें वो मेड इन अमेरिका को बढ़ावा देना चाहते हैं और विदेशी कंपनियों को अपने देश में फैक्ट्री लगाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दवाओं जैसी जरूरी चीज पर टैक्स लगाकर अमेरिका अपने ही नागरिकों के लिए दवाइयां महंगी तो नहीं कर देगा? यही चिंता इस लेख के जरिए सामने आती है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में ऑस्ट्रिया के सॉल्जबर्ग के पास 3 बुजुर्ग ननों की अनोखी कहानी बताई गई है। ये नने सिस्टर बर्नाडेट, रीटा और रेजिना 80 और 90 की उम्र में भी अपने पुराने कॉन्वेंट यानी आश्रम से गहरा जुड़ाव महसूस करती हैं। लेकिन चर्च के आदेश पर उन्हें एक रिटायरमेंट होम में भेज दिया गया था। वहां रहना उन्हें मंजूर नहीं था, इसीलिए पिछले दिनों वो चोरी छिपे फिर अपने कॉन्वेंट लौट आईं। इस वापसी को उन्होंने अपने जीवन का अधिकार और आत्मसम्मान बताया है। लेख में बताया गया है कि चर्च के अधिकारी इन ननों पर आज्ञा भंग यानी आदेश न मानने का आरोप लगा रहे हैं। उनका तर्क है कि कॉन्वेंट अब उनकी उम्र और सेहत के हिसाब से सुरक्षित जगह नहीं है।
लेकिन नने कह रही हैं कि उन्होंने जिंदगी भर नियम माने, अब आखिरी दिनों में उनसे उनका घर छीन लेना धोखा है। उनकी शिकायत ये भी है कि जब वे कॉन्वेंट से बाहर थी तब उनके निजी सामान जैसे फोटो एल्बम, चिट्ठियां, नोट्स और यहाँ तक कि पैसों तक गायब कर दिए गए। उनका कहना है यही पैसा उनकी देखभाल पर खर्च किया जा सकता था। दिलचस्प बात यह है कि ननों की विद्रोही कहानी को लोग पूरे यूरोप में समर्थन दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों लोग उनके साथ खड़े हैं। स्थानीय लोग उन्हें खाना, दवा और देखभाल तक मुहैया करा रहे हैं। यहाँ तक कि साउंड ऑफ म्यूजिक से जुड़ी मशहूर परिवार की सदस्य एलिजाबेथ वॉन ट्रैप भी उनसे मिलने आई और हौसला दिया। लेख ये दिखाता है ये मामला सिर्फ 3 बुजुर्ग ननों की जिद नहीं, बल्कि चर्च और व्यक्तिगत आजादी के टकराव का प्रतीक बन गया है। आखिर में लेख का भाव यही है कि चर्च इस मामले को आज्ञा उल्लंघन मान रहा है, जबकि ननों के लिए ये उनकी पहचान और अपने घर से जुड़े रहने का सवाल है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कॉन्वेंट को दी और अब वो आखिरी सांस तक वहीं रहना चाहती हैं। लेख की कहानी एक तरह से इस सवाल पर छोड़ता है, क्या इंसान की उम्र और हालात के बहाने उससे उसकी इच्छित जिंदगी जीने का हक छीना जा सकता है? द डेली स्टार में प्रकाशित संपादकीय में बांग्लादेश के खगड़ाछड़ी जिले की हालिया गैंगरेप की घटना पर गुस्सा और चिंता जताई गई है। ये घटना एक 8वीं कक्षा की आदिवासी लड़की के साथ हुई, जिसे ट्यूशन से लौटते समय अगवा कर खेत में बेसुध हालत में पाया गया। लेख कहता है ये सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाली आदिवासी महिलाएं और बच्चियां कितनी असुरक्षित हैं। लेख साफ कहता है कि पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, लेकिन चिटगोंग हिल ट्रैक्स की महिलाएं सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। यहाँ यौन हिंसा सिर्फ अपराध नहीं रहती, बल्कि आदिवासी समुदायों को हाशिए पर धकेलने और उनकी जमीन छीनने का औजार बन जाती है। पिछले साल भी कई ऐसी घटनाएं हुई, कुछ में गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ज्यादातर मामलों में इंसाफ अधूरा ही रह गया। यही वजह है कि अपराधी बेखौफ हैं और पीड़ित समुदाय और भी असुरक्षित। संपादकीय याद दिलाता है कि इस इलाके में शांति और सुरक्षा का वादा करने वाला CHT पीस अकॉर्ड आज तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ। यही अधूरापन, साथ ही अपराधियों के लिए सजा का डर न होना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को और बढ़ा रहा है। स्थानीय संगठनों और प्रदर्शनकारियों का कहना है जब तक पुरानी घटनाओं में इंसाफ नहीं मिलेगा, नई घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। अंत में लेख जोर देकर कहता है कि खगड़ाछड़ी की इस घटना के दोषियों को तुरंत पकड़कर सजा दी जानी चाहिए। सिर्फ तेज और निष्पक्ष न्याय ही इस दुष्चक्र को तोड़ सकता है और आदिवासी महिलाओं को सुरक्षा और भरोसा वापस दिला सकता है, वरना यह इलाका लगातार डर, असुरक्षा और अन्याय का गढ़ बना रहेगा। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय में लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई है। 24 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक हो उठे और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। ये साफ हो गया कि लंबे समय से उठाई जा रही मांगें, जैसे राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार में आरक्षण और ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सिर्फ वादों और समझौतों से हल नहीं हो सकी। संपादकीय कहता है कि लोगों की आवाज को सिर्फ केंद्र विरोध मानकर खारिज करना गलत होगा। लेख याद दिलाता है कि लेह और कारगिल दोनों अलग पहचान वाले इलाके हैं। लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस चाहे आपसी मतभेद रखते हों, लेकिन संवैधानिक सुरक्षा और स्वायत्तता की मांग पर एक साथ खड़े हैं। मई 2025 में केंद्र ने कुछ कदम उठाए भी थे, जैसे नौकरियों में 95% आरक्षण, महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व और स्थानीय भाषाओं को मान्यता। लेकिन हालिया घटनाओं से स्पष्ट हुआ कि लोगों का भरोसा अब भी डगमगाया हुआ है, खासकर युवाओं और कार्यकर्ताओं का। संपादकीय का निष्कर्ष है कि सरकार को दोहरा रास्ता अपनाना होगा। एक और उपद्रवियों को नियंत्रित करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम है कि लद्दाखियों को विश्वास में लिया जाए। उनकी वैध आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए बिना स्थायी शांति संभव नहीं है। मतलब साफ है, भारत की सुरक्षा जरूरतों से समझौता किए बिना स्थानीय लोगों की न्यायपूर्ण मांगों का समाधान ही इस संकट का असली हल है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।